गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज का हम हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। देखते हैं कि भाई क्या क्या आया हुआ है इसमें और क्या क्या हमें करना है। करना तो हमें बहुत कुछ है, तो हम शुरू करते हैं। तो पहला है ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोग्रेस मस्ट चेंज। ये आर्टिकल दे रखा है। ये किसने दिया है? अरुण मालरा जी ने। दूसरा है फ्रॉम स्टेट विजिट टू अ मोर रोबस्ट स्टेट रिलेशनशिप। ये है लीनियर रिग्रेशन के ऊपर। फिर है कूप इन नाइजर। ठीक, तो हम बेसिक चीज़ें सारी सबकी एक बार देखनी शुरू करते हैं। तो पहला आर्टिकल हम यहाँ से शुरू करेंगे। सारे आर्टिकल हम कवर करेंगे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये दे रखा है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोग्रेस मस्ट चेंज के ऊपर। ठीक है, तो G20 के बारे में इन्होंने बात कर रखी है। तो G20 की पहले हम जान लेते हैं G20 है क्या। G20 की अगर हम बात करते हैं तो आप बताओ, सोच के बताओ, आपने पढ़ रखा है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है वैसे G20 की फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। ठीक है, ग्रुप ऑफ 20 है ना। ये एक इंटरनेशनल फोरम है जो कि बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ जाती हैं यहाँ मिलके बात करती हैं कि किस तरह से ग्लोबल इकोनॉमी चलनी चाहिए। ठीक है, ये बना कब था? ये बना था 1999 में, जहाँ पे सारे के सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं प्लस सेंट्रल गवर्नर्स जो होते हैं वो आते हैं किससे? 19 देश से। ठीक है, G20 का मतलब ये नहीं कि 20 हैं, 19 कंट्रीज से आते हैं प्लस यूरोपियन यूनियन से आते हैं। ठीक है, सो ऑब्वियस सी बात है, इसमें जो है 80% जो है पूरी दुनिया की जीडीपी, 80% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी जो है इसमें आ जाती है और 2/3 जनसंख्या को ये कवर करती है पूरी दुनिया की। ठीक है, तो पूरी दुनिया की 2/3 पॉपुलेशन और 80% जीडीपी को ये कवर कर लेती है। अब बात करो, इसमें यूएस भी है, चाइना भी है, क्या जापान है? हाँ, जापान भी है, जर्मनी है, सोच के बताओ, जर्मनी भी है। ठीक है, तो ग्रुप की जो पहली मीटिंग लीडर्स लेवल पे हुई थी 2008 में। ठीक है, मतलब जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं ये सब आए थे 2008 में, इनकी पहली बार ऐसी मीटिंग हुई थी 2008 में। क्यों 2008 में क्यों हुई थी सर? क्योंकि भाई वहाँ पे इन फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, भूल गए? 2008 के पास फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, उससे निपटने के लिए इन्होंने मीटिंग कंडक्ट करी थी। फिर हम सोचते हैं कि भाई G20 की क्रिटिसिज्म क्या हो सकती है? G20 की क्रिटिसिज्म हो सकती है कि भाई इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं है, छोटे छोटे देश का, स्मॉलर स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन इसमें नहीं होता है। ठीक है, 2020 का जी समिट हमें पता होना चाहिए कि G20 का 2020 का समिट जो हुआ था वो वर्चुअली हुआ था क्योंकि कोविड-19 आ गया था। ठीक है, इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं G20 में। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि पुराने कुछ सेशंस कहाँ कहाँ पे G20 के हुए थे। देखो भाई, 2023 का सेशन की अगर हम बात करें, ये तो दिल्ली में हो रहा है ना, ये तो अभी सबको पता है। 2023 का सेशन दिल्ली में हुआ। 2022 का कहाँ हुआ था? 2022 का हुआ था बाली में। 2021 का कहाँ हुआ था? सोच के बताओ, ये हुआ था रोम में। 2020 का कहाँ हुआ था? 2020 का हुआ था रियाद में। फिर बताओ 2019 का कहाँ हुआ था? 2019 का हुआ था टोक्यो में। 2018 का बी से ब्यूनस एरीज में। ठीक है, बेसिक पता होनी चाहिए, एटलीस्ट पिछले 5 साल का तो हमें पता होना ही चाहिए। वैसे 2017 का वो जान लेते हैं। 2017 का हुआ था बर्लिन में। ठीक है, और चाइना में कब हुआ था? चाइना में हुआ था 2016 में। कहाँ पे हुआ था? हैंगजू। ठीक है, तो ये तो होगी G20 के समिट्स के बारे में। अब हम देखते हैं इन्होंने क्या कह रखा है। तो भाई G20 ने ये कह रहे हैं कि भाई G20 ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी को काफ़ी एक अच्छी स्टेज प्रोवाइड करी अगले चुनाव से पहले, 2024 से पहले। खासकर G20 में फ़ायदा ये हुआ कि भाई प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटोज़ जो हैं सब जगह इनको देखने को मिली, है ना। और सबसे ज़रूरी बात क्या है, G20 की पहली बार जो है इस वक्त जो है G20 को लीड कौन कर रहा है? भारत लीड कर रहा है, जो कि दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री है ना। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस पिछले 30 साल में जब हुई थी, उन्होंने ज़बरदस्ती फोर्स करा है G7 को कि यूनाइटेड स्टेट जो हो कोशिश करे कि G20 को वो एक्सपेंड करे। खासकर इन्होंने चाइना, इंडिया, रशिया, ब्राज़ील को इन्होंने ऐड करना की सोची। तो G20 जो है इस वक्त जो है इम्पास में है। इम्पास मतलब ना तो वो आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा पा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि US जो है वो चाह रहा है कि भाई रशिया और चाइना को शंट आउट कर दे,
बाहर कर दे या फिर चुप करा दे, है ना। लेकिन इंडिया के ऊपर इसका प्रेशर है, लेकिन इंडिया जो है इतनी आसानी से भाई देखो प्रेशर झेलता नहीं है, साफ सीधी सपाट बात। क्यों? इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है चलो ठीक है प्रेशर नहीं झेल रहे तो हम क्या करें। इंडिया कह रहा है भाई आप दुनिया की 90% ह्यूमैनिटी के एजेंडा पे फोकस करो ना, जो कि G7 के बाहर है। आप सिर्फ G7 पे ही उसके ऊपर फोकस क्यों कर रहे हो? ठीक। अगर हम देखें इस वक्त गवर्नेंस की बात हम करते हैं, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस का क्या हालचाल है? ग्लोबल गवर्नेंस है क्या भाई? ग्लोबल गवर्नेंस देखो भाई बेसिकली ग्लोबल इश्यूज़ को कोऑर्डिनेट करने का मतलब होता है, जिसमें नेशन अलग अलग देश आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस NGOs आ जाते हैं, बहुत सारे एक्टर्स आ जाते हैं, उनके अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, क्लाइमेट हो, ह्यूमन राइट हो, ट्रेड हो, है ना। खासकर यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये की प्लेयर्स होते हैं इनके, ठीक है। चैलेंजेस क्या हैं ग्लोबल गवर्नेंस की? अगर हम बात करें चैलेंजेस की तो बेसिक है कि भाई सबकी एक डाइवर्स इंटरेस्ट है। दूसरा आ जाता है इशू सोवरेनिटी वर्सेस कोऑपरेशन, है ना। एक है कि भाई हम अपना देश अपने हिसाब से चलाएंगे, दूसरा है आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। फिर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की हम बात करते हैं, G20 G7 फोरम्स की बात करते हैं, कोविड-19 की ज़रूरत के बारे में बात करते हैं एट प्रेजेंट, ठीक। तो अब इन्होंने क्या कह रखा है, ग्लोबल गवर्नेंस जो है भाई बहुत ही बुरे शेप में है, बहुत ही बुरे हाल में है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो ट्रेजेक्ट्री है, ट्रेजेक्ट्री का मतलब किस दिशा में वो काम कर रहा है, प्रोग्रेस कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, वो बदलनी पड़ेगी। पूरी दुनिया जो है लड़ाइयों से बटी पड़ी है। खासकर दो तरह की लड़ाई होती हैं, एक है मिलिट्री वेपन्स की लड़ाई और दूसरी है फाइनेंशियल और ट्रेड वेपन्स की लड़ाई, ठीक है। और हम ज़रा दुनिया को समझने की कोशिश करें तो आप ऐसे समझोगे कि मिलियंस जो लोग हैं, है ना, वो बेचारे कोशिश करते हैं कि बॉर्डर को क्रॉस कर दें, ओशंस को क्रॉस कर लें ताकि उनकी ज़िंदगी जो है संवर जाए। लेकिन दूसरे पहलू पे आप देखोगे तो 3 मल्टी बिलियनर्स जो हैं, जो कि चाह रहे हैं कि भर भर के जो है जो वेल्दी पीपल है उनसे वो पैसे लें और उनको स्पेस में, बॉर्डरलेस स्पेस में वो भेजें, ठीक है। तो भाई ऐसी ह्यूमैनिटी चल सकती है क्या? नहीं चल सकती। एक तरफ बिल्कुल गरीब हैं, एक तरफ बिल्कुल अमीर हैं, एक तरफ आप वो बॉर्डर ही क्रॉस करना चाह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी सुधर जाए, दूसरी तरफ लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं जहाँ पे बॉर्डर्स नहीं है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोग्रेस जो है वो बदलने की ज़रूरत है। खासकर अगर आप चाहते हो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो वो इक्विटेबल हो और सस्टेनेबल हो, इक्विटेबल और सस्टेनेबल, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जो इक्विटेबल मतलब सबके समान हो, सस्टेन मतलब कि वो सस्टेन रहे, ऐसा ना हो कि अभी ठीक है और वो बाद में ख़राब हो जाए या फिर एनवायरनमेंट के अगेंस्ट हो। सो इकोनॉमिक्स जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई पावर नंबर से कोशिश, भाई देखो इकोनॉमिक्स का काम क्या है, नंबर प्रोड्यूस करना। नंबर क्या प्रोड्यूस करते हैं? देखो भाई गरीबी कम हो रही है, गरीबी कम हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और वो ये भी कह रहे हैं कि इनकम बढ़ रही है। ये थोड़ी सी गलत पिक्चर वो रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि अगर अगर इकोनॉमिस्ट को खासकर आसपास जो भी इनके लोग हैं उनकी प्रिकेरियस लाइवलीहुड को अगर वो देखेंगे तो उनको समझ आएगा कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, ठीक है। लोगों का एक्सपीरियंस, असली रियलिटी का, और जो स्टैटिस्टिक्स में जो नंबर बताए जाते हैं बहुत ही अलग अलग होते हैं, दोनों बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आप देखोगे भाई एक तरफ जो है प्लैनेट भी जो है, हमारी पृथ्वी जो है वो पूरी तरह से गर्म हो रखी है ना। वो और ज़्यादा प्रेशर नहीं झेल सकती। किसका प्रेशर नहीं झेल सकती? कंजम्पटिव मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। सो ये कंजम्पटिव मॉडल क्या है? ये वर्ड आया है कंजम्पटिव मॉडल, ठीक है। सो कंजम्पटिव मॉडल में क्या क्या पॉइंट सोचोगे जैसे कोई बात करता है? इसमें क्या होता है? कंजम्पटिव मतलब कंजम्पशन। तो कंजम्पशन जो होती है, खाना पीना जो होता है, वो ग्रोथ को आगे स्टिमुलेट करती है। मतलब आपकी ग्रोथ जितने ज़्यादा आप पैसा खर्चा करोगे, उड़ाओगे, उतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी कंजम्पशन के ऊपर। लेकिन इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट का। एनवायरमेंटल कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं भाई। ज़्यादा कोल जलेगा, ज़्यादा बिजली, आप बिजली ज़्यादा फूकोगे, ज़्यादा कोल चाहिए, ज़्यादा कोल होगा तो फिर धुआं ज़्यादा निकलेगा, तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स तो ही। और दूसरी बात, कंजम्पटिव पैटर्न से वेल्थ डिस्पैरिटीज़ का भी एक इशू आता है कि अमीर लोग जो होते हैं वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं गरीब लोगों के कंपैरिजन में, और वही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी। हम सर्कुलर इकोनॉमी की हमेशा बात करेंगे अगर हम सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स की अगर हम चाह रहे हैं तो, ठीक है। सो जो इन्होंने कहा है कि भाई मोर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो सिर्फ हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सारी दुनिया की प्रॉब्लम्स को नहीं समाधान करेगी। जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो वो सस्टेनेबल हो और इक्विटेबल हो।
सो इंडिया अगर इस वक्त G20 की चेयर पे है, G20 की चेयर पे है और इंडिया ने विजन रखा है वसुधैव कुटुंबकम का। वसुधैव कुटुंबकम मतलब एक पृथ्वी है और जितने पृथ्वी में फैमिली सब एक फैमिली है और एक ही हमारा फ्यूचर है इसका। और ये कहाँ से आया है? महाउपनिषद से आया है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि भाई पूरी दुनिया जो है एक ही फैमिली है, पूरी दुनिया जो है एक ही फैमिली है और हम सबका एक ही फ्यूचर है। दूसरी तरफ आइंस्टाइन के बारे में उन्होंने कोट किया कि भाई देखो आइंस्टाइन भी ये कहता है कि अगर आप किसी भी सिस्टमिक प्रॉब्लम्स को अगर आप सोल्व करना चाह रहे हो और अगर आप बार बार वही अप्रोच लगा रहे हो, एक ही प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए बार बार वही अप्रोच लगा रहे हो और वो प्रॉब्लम सोल्व हो नहीं पा रही है, तो इसका हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मैडनेस। ठीक है, तो हमें तरीका बदलने पड़ेंगे। हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के इंडिकेटर्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। दूसरा पैराडिम भी हमें चाहिए होगा, नई चीज़ें चाहिए होंगी ग्लोबल गवर्नेंस को अच्छे करने के लिए। तो 2015 की अगर हम बात करें तो 17 यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इन्होंने बात करी। तो इन्होंने 17 SDGs की बात करी है। ठीक है, तो 17 SDG जल्दी देख लेते हैं। जल्दी बताओ। पहला वाला है नो पॉवर्टी, पहला है गरीबी हटाओ, दूसरा है ज़ीरो हंगर, भूखमरी नहीं होनी चाहिए, तीसरा क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्या है? क्वालिटी एजुकेशन की बात करोगे आप, पांचवा क्या है? पांचवा है जेंडर इक्वालिटी। ठीक है, सिक्स्थ क्या है? छठा है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। सातवां क्या है? सातवां है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करोगे। आठवां क्या है? आठवां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करोगे। दूसरा आप नाइन्थ की बात क्या करोगे? नाइन्थ है आपका आई, इसे याद रखना है, वो है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 में देखो ऐसे डिवाइड कर लो, मतलब इनइक्वालिटी को हमें कम करना है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। 11 मतलब सस्टेनेबल सिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की हम बात करेंगे 11 में। 12वां क्या है? 12 देखो 12 अभी हमने कंजम्पशन की बात करी ना, तो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन हो और प्रोडक्शन हो, वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12। 13 क्या है? 13 है हमारा क्लाइमेट एक्शन, 13 इज़ क्लाइमेट एक्शन। 14 क्या है? 14 इज़ लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे ज़िंदगी के बारे में हमें सोचना है 14 SDG में। 15 क्या है? लाइफ ऑन लैंड, ज़मीन के ऊपर कैसी ज़िंदगी है, वो है 15। फिर 16 क्या है? 16 है शांति, पी जस्टिस, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, PJPSI। फिर है 17 है पार्टनरशिप फॉर द गोल, की सबको पार्टनरशिप करनी ही पड़ेगी। ठीक, सो हमें भाई 17 SDGs जो है 2030 तक अचीव करने थे। टाइम वक्त भागे जा रहा है, क्लाइमेट चेंज बदलते जा रहा है, होते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है और जो रिच देश हैं वो बिल्कुल भी विलिंग नहीं है कि भाई वो इक्विटेबल सोल्यूशन समाधान करें, है ना। और दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत बढ़ती जा रही है, खासकर गरीब में तो बढ़ रही है, लेकिन अब इस वक्त क्या हो रहा है, रिच देशों में भी, रिच कंट्रीज़ में भी इसकी दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, SDGs जो है 17 कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन अभी मैंने बता दिया, जिसमें एनवायरनमेंट भी है, सोशल भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हैं, तीनों को मिलकर ही बनाता है। लेकिन आप ये सोच के देखिए, सब देशों में सारी प्रॉब्लम एक साथ नहीं मिलती है। सब देशों में अलग अलग प्रॉब्लम का अलग अलग लेवल है और अलग अलग प्रॉब्लम्स भी सब जगह अलग अलग है। ठीक है, और सेम फॉर्म में वो नहीं मिलेंगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर आप ओशन की दिक्कतों की बात करोगे, देखो जो आइलैंड देश हैं जहाँ पे समुद्र पास में है, उनको तो दिक्कत रहती है कि भाई वो डूब ना जाए, है ना, वो बहुत ही थ्रेटन रहते हैं। लेकिन ये चीज़ लैंड लॉक कंट्रीज़ के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो है ये दिक्कत नहीं करती है। दूसरी अगर बात करोगे SDG 8 की, अगर बात करोगे SDG 8 अभी मैंने बताया था, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करोगे, ये भी इनएडिक्वेट है सब जगह, है ना। कुछ देशों में अच्छी है, कुछ देशों में ख़राब है, खासकर ग्लोबल साउथ में अच्छी है, ग्लोबल नॉर्थ में ख़राब है, इतनी अच्छी नहीं है कंपैरेटिवली, ख़राब नहीं कंपैरेटिवली। ठीक है, सो अगर हम बात करें कि भाई किसी भी देश के पास सिर्फ और सिर्फ SDG प्रॉब्लम सारी हो, ऐसा नहीं है। एवरी कंट्री हैज़ एटलीस्ट 6 और 7, सबके पास जो है 6 से 7 SDG की दिक्कत तो है ही, है ना। अब कैलकुलेशन जो है ये दिखा रही है कि 7 प्रॉब्लम, अगर आप 7 प्रॉब्लम्स को भी आप कंबाइन करोगे तो वो 98 मिलियन डिफरेंट वेज उसके निकल आते हैं कि अब इसका कैसे वो कंबाइन होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है भाई, देखो एक
लैंड की सी के साथ आ रही है, एक लैंड की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ आ रही है, तो ये कॉम्बिनेशंस बनते जा रहे हैं, है ना। तो 98 मिलियन डिफरेंट वेज में, अगर किसी एक देश में 7 SDGs की भी दिक्कत है तो 98 मिलियन डिफरेंट वेज आपको दिखेंगे। तो ये जो इसका मतलब ये है कि एक ग्लोबल सोल्यूशन जो हो एनवायरनमेंट, सोसाइटी, इकोनॉमी के लिए वो अप्लाई नहीं हो सकता, है ना। तो इन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट दे रखा है, क्योंकि पीपल ऑन द ग्राउंड नो वेयर दे शूज़ पिंच, है ना। जो ज़मीन पे लोग रहते हैं उन्हीं को पता रहता है कि भाई उनके जूते जो हैं कहाँ काट रहे हैं। और दूसरा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कैन नॉट फिट ऑल, है ना। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं वो सब जगह फिट नहीं हो सकते हैं, ठीक। तो अब इन्होंने बात करती है मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की, इन्होंने बात करी है। सो मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट की बात कर रखी है। तो पहली बात ये कि मैकिन्सी ग्लोबल इंस्टीट्यूट क्या है, एक NGO नहीं, ये NGO नहीं है, ठीक है। ये एक रिसर्च और इकोनॉमिक आर्म है मैकिन्सी कंपनी का, जो कि ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म है, ठीक है। वो डाटा को एनालाइज करती है, रिपोर्ट्स को पब्लिश करती है, बहुत सारी चीज़ों को, ठीक है। तो बहुत सारे इनपुट्स प्रोवाइड करती है, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है। तो इन्होंने एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करी थी, पिक्सल्स ऑफ प्रोग्रेस, अ ग्रैनुलर लुक एट द ह्यूमन डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड। ग्रैनुलर लुक एट द ह्यूमन डेवलपमेंट अराउंड द वर्ल्ड, किस तरह से हम देखें ह्यूमन डेवलपमेंट को पूरी दुनिया में। इन्होंने क्या किया, पूरी पिक्सल्स की बात करी, जैसे कैमरा में पिक्सल्स होते हैं ना फोटोज़ में, तो बहुत बारीकी से अगर आप ग्रोथ को देखना चाह रहे हो, तो समझना चाह रहे हो, तो इन्होंने कहा ऐसे देखो। तो इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को 40,000 माइक्रो रीजन्स में इन्होंने डिवाइड कर दिया, और इन्होंने जूम करके देखा कि एक्चुअल प्रोग्रेस ग्राउंड में कितनी हो रही है, अगर आप कंपेयर करते हो उनकी GDP से, जो कि GDP नहीं बता सकती है ना। और इन्होंने यार्डस्टिक कौन से यूज़ करे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के और इनकम्स के। यार्डस्टिक मतलब किसके कंपैरिजन में इन्होंने जाना कि भाई वहाँ की ग्रोथ कैसी होगी। तो इन्होंने इनको ये पता चला कि ग्रोथ ऑफ GDP एट अ कंट्री लेवल, किसी भी देश की जो GDP होगी, ये अच्छा पॉइंट है, ये सिर्फ 20% प्रोग्रेस के बारे में ही बताती है ग्राउंड पे, और बाकी 80% जो दिक्कत होती है वो लोकल होती है और स्पेसिफिक होती है, वहाँ की होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रेजेंट थ्योरी जो चल रही है टॉप डाउन अप्रोच की, कि भाई ऊपर से आएगी नीचे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये कंसेप्ट में ही ख़राब है, कंसेप्ट में ही बहुत ख़राब है। ये मैटर ही नहीं करता कि आप जो है कितने अच्छे मैनेजर हो, कितने अच्छे एक्सपर्ट हो, अगर आप टॉप ऑफ द सिस्टम में बैठे हो। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सिस्टमिक प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनका सोल्यूशन, समाधान हमेशा लोकल सिस्टम सोल्यूशन से ही होता है, लोकली ही होता है। सो इंडिया ने भी एक अच्छी बहुत ही अप्रोच वो करी है, लाइफ अप्रोच। लाइफ है लाइफस्टाइल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है G20। लाइफस्टाइल के बारे में इन्होंने बात कर रखी है। इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि भाई इसकी ज़रूरत क्या है, लाइफ के लिए ज़रूरत है कि सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो हों सब मिलके एक एक्शन करें, खासकर सोसाइटी के हित में। तो प्रिंसिपल 7 ऑफ लाइफ ये क्या कहता है, ये कहता है तो पूरी दुनिया के लीडर से कि भाई आप रिकॉग्नाइज़ करो और एम्पलीफाई करो, बढ़ाओ लोकल कम्युनिटीज़ के रोल को। लोकल कम्युनिटीज़ हो, लोकल रीजनल गवर्नमेंट हो, या ट्रेडिशनल नॉलेज को, उसको बढ़ाओ अगर आप सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को प्रमोट करना चाह रहे हो। ये है लाइफ का प्रिंसिपल, कि अगर आप सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को प्रमोट करना चाह रहे हो तो आपको लोकल कम्युनिटीज़, वहाँ की लोकल और रीजनल गवर्नमेंट और ट्रेडिशनल नॉलेज को सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरा, लोकल गवर्नेंस की बात करते हैं। सो डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट फॉर ऑफ बाय द पीपल, सबको पता है ना। गवर्नमेंट जो होती है वो इलेक्टेड होती है लोगों के द्वारा, और वो प्रोवाइड करती है टॉप डाउन अप्रोच पीपल में। और लेकिन ये जो है कंप्लीट डेमोक्रेसी में नहीं आएगा। सो गवर्नमेंट जो है मस्ट बी बाय द पीपल देमसेल्फ टू, मतलब क्या है, सरकार जो हो लोगों के द्वारा ही लोग ही होने चाहिए, मतलब लोग ही सरकार होनी चाहिए, सारी बात ये है, मतलब ये है, ठीक है। सो इंडिया में इलेक्शन, ये कह रहे हैं कि इंडिया में चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों के पास जो है पूर्ण स्वराज नहीं मिली है। इसके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चुनावों इंडिपेंडेंस के बाद से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लिप सर्विस दी है। लिप सर्विस मतलब बोला है, काम नहीं किया। किसको, विजन ऑफ लोकल गवर्नेंस को इन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। भाई शुरू से हम बोलते हैं लोकल गवर्नेंस को बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन सिर्फ लिप सर्विस दी गई है, एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ पे काम नहीं करा गया है, ठीक। अगर आप पूर्ण स्वराज पाना चाहते हो तो आपको लोकल गवर्नेंस पे ध्यान देना पड़ेगा, है। दूसरा, इन्होंने कहा कि भाई प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया वर्ल्ड क्लास वेन्यू G20 समिट में, जिसका नाम है फील्ड ऑफ प्रोग्रेस इन दिल्ली, है ना। फील्ड ऑफ प्रोग्रेस की इन्होंने बात करी। सो ये कह रहे हैं कि भाई सत्ता कोई भी बदले, है ना, क्योंकि कोई भी जो पीपल इन पावर जो होते हैं, जिसके पास भी पावर होती है, वो कभी नहीं चाहता कि भाई वो जो पावर है उसके हाथ से निकले, ठीक है। ये मैटर नहीं करता 2024 का चुनाव कोई भी जीते, अगर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस जो है वो टॉप डाउन रहेगी, या फिर एक्सपर्ट ड्रिवन होगी, या सेंट्रलाइज्ड होगी। तीन चीज़ों की इन्होंने बात करी, टॉप ड्रिवन,
दूसरा है सेंट्रलाइज्ड और एक्सपर्ट ड्रिवन, ठीक है। तो कभी भी इसमें कोई फ़ायदा निकल अच्छा रिजल्ट आने की चांसेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो प्रेशर टू चेंज अ न्यू सोल्यूशन मस्ट कम फ्रॉम पेरिफेरीज ऑफ पावर सिस्टम। अगर आप बदलना चाहते हो तो वहीं से, जो पावर में जो लोग बैठे हैं ना, वहीं से बदलाव आना चाहिए, तभी कुछ हो पाएगा, तभी कोई बदलाव आ पाएगा। अगर सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की आप बात करो कि इकोनॉमिक ग्रोथ से दुनिया की दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इसको सस्टेनेबल और इक्विटेबल होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब हम करते हैं ये वाला आर्टिकल, फ्रॉम स्टेट विजिट टू अ मोर रोबस्ट रिलेशनशिप। ये लिखा है मार्क लिंस्कॉट ने, जो कि नॉन रेजिडेंट सीनियर फेलो है अटलांटिक काउंसिल साउथ ईस्ट सेंटर का, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सो ये कह रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे वाशिंगटन में गए थे 22 जून 2023 में, वो बहुत ही हिस्टोरिक थी। हिस्टोरिक क्यों थी? क्योंकि पहली बार जो इंडियन हेड ऑफ स्टेट है 14 साल में वो वहाँ गए थे, और सिर्फ तीसरे नंबर पे हैं इंडियन लीडर्स 75 साल की आज़ादी के बाद थे जो कि वो गए हैं, ठीक है, वहाँ पे गए। जब वो गए हैं तो उन्होंने ये यहाँ पे हमें जाके क्या दिखा, हमें ये दिखा कि भाई जो बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया के साथ एक अच्छा ड्यूरेबल लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करी जाए, जो कि यूएस की स्ट्रेटेजिक हित में हो, खासकर अगर आप चाइना को बैकग्राउंड में देखोगे तो, ठीक है। ये चक्कर है सारा, चाइना ही चाइना। इंडिया ने बहुत सारे वो भी करे डिफेंस में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी से एआई स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत सारा कोऑपरेट किया, बहुत सारे पैक्ट साइन करे खासकर। तो अब है सेंट्रल रोल फॉर ट्रेड की बात कर लेते हैं, है ना। इन्होंने कहा कि भाई पिछले द ट्रेड रिलेशनशिप जो है दोनों कंट्रीज़ के बीच में ये ग्रो कर रहा है। उन्होंने 120 बिलियन यूएस डॉलर को भी सरपास कर दिया है, ठीक है। अगर ऐसे इंडिया का स्टोरी जो है अभी भी अनफोल्ड होते जा रहा है। अब देखो कि इंडिया ने बहुत ही अच्छी रिमार्केबल ओपननेस दिखाई है, खासकर अगर आप न्यू ट्रेड रिलेशंस आप एस्टेब्लिश करना चाहते हो तो, है ना। और कमिटमेंट दिखाया है कि पुराने जो एस्टेब्लिश उनकी लॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन रही है उसमें भी हम समय के हिसाब से बदलाव करें। तो दूसरी तरफ हम नए ट्रेड पैक्ट साइन कर रहे हैं, दूसरी तरफ पहली बार तो एक तो हम नए ट्रेड पैक्ट साइन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये है कि भाई जो हमारी पुरानी चलती हुई स्टैंडिंग पोजीशन है उसमें हम बदलाव कर रहे हैं, ठीक है। पिछले 2 साल में अगर हम बात करेंगे, और ख़ासकर साथ में हम एक ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन्स को बढ़ाएं अपने देश में, और जो है ओवर डिपेंडेंसी जो है दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर वो हम कम करें, ठीक है। पिछले 2 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत सारे साइन करे हैं, खासकर यूएई के साथ साइन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन कर दिया, है ना। और जो पुराने जो नेगोशिएशन चल रहे थे उसको री इन्विगोरेट किया, कि मतलब दोबारा से हम शुरू करते हैं, खासकर यूरोपियन यूनियन, यूके, कनाडा के साथ, ठीक है। तो यूएस की अप्रोच क्या है भाई? देखो, बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अभी भी मेंटेन कर रहा है कि अब वो जो है इट हैज़ इवॉल्व अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, और इन्होंने अच्छा ये कह रहे हैं कि भाई बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने खासकर बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एफटीएस, पहले क्या था, पहले सारा जोर होता था हम एफटीएस करेंगे, एफटीए करेंगे, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि इन्होंने अप्रोच बदल दी है, अब वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड को अच्छे तरीके से नज़रिए से देखें, वो अपनी सप्लाई चेन्स जो हों और अच्छी करें, अपने दोस्त ज़्यादा बढ़ाएं, और प्रायोरिटाइज़ करें लेबर राइट्स को, और क्लाइमेट फ्रेंडलियर प्रोडक्शन को भी वो प्रमोट करें। अब उन्होंने अप्रोच थोड़ी सी अपनी बदल रखी है। तो ये ऑथर कह रहे हैं कि भाई देखो, अब बहुत ही अच्छा वक्त, सुनहरा वक्त है कि जब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन हो, जो इंडिया हो, वो दोनों अपनी ट्रेड पॉलिसी में बीच में आके मिल लें, इससे पहले कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जो हो वो कहीं और चले जाए। तो इस बार की विज़िट ने बड़ा अच्छा काम किया कि जो 6 डिस्प्यूट्स थे वो कभी बात करेंगे WTO की, इन्होंने वो रिजोल्व कराने में इन्होंने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। फिर अब अटलांटिक काउंसिल की इन्होंने बात करी है। अटलांटिक काउंसिल क्या है वैसे? अटलांटिक काउंसिल भाई देखो एक थिंक टैंक है, ठीक है, थिंक टैंक है। अटलांटिक काउंसिल एक थिंक टैंक है, यूएस में बेस्ड है वो, ठीक है। ये खासकर इंटरनेशनल अफेयर्स और सिक्योरिटी पे ध्यान देता है और कोशिश करता है लीडरशिप और कोऑपरेशन को वो बढ़ाए। ये 1961 में बना था अटलांटिक काउंसिल जो है ना। और
इसलिए ये पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं कि अलग अलग देश हैं, अटलांटिक काउंसिल एक यूएस के बीच में थिंक टैंक है, ठीक है, ये चीज़ पता होनी। सो ये बात कह रहे हैं कि भाई देखो, भले ही इंडिया ने यूएस के साथ काफ़ी अच्छे अच्छे एग्रीमेंट साइन करे हैं, लेकिन जो यूनाइटेड स्टेट का मैक्सिको के साथ एग्रीमेंट है, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड हम काउंट कर सकते हैं कि भाई ये बेस्ट है, यूएस मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट जो है उससे वही कंपैरेटिवली कम है, लेकिन हम फिर भी ये कहेंगे भाई देखो, गैप तो इंडिया और यूएस के एग्रीमेंट्स में अब कम होते जा रहा है, अच्छे होते जा रहे हैं, अच्छी उसमें जा रहे हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो इंडिया ने पहली बार अच्छी ये बात करी है कि इन्होंने कहा है कि भाई हम अपनी मार्केट जो है अब खोलने को तैयार हैं, आप आओ यहाँ पे आप इन्वेस्ट करो, लेकिन बदले में हमें कुछ ना कुछ कंसेशंस तो हमें देने ही पड़ेंगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में। जैसे एग्जांपल के तौर पे ऑस्ट्रेलिया में, क्या ऑस्ट्रेलिया का खासकर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है, उसमें हुआ है कि भाई ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा हुआ कि अब वो वाइन हो, वूल हो या शीप का मीट हो, वो इंडिया की उसमें एक्सेस कर सकता है, वो लगा सकता है, पैसे लगा सकता है, ठीक है, मार्केट मिल गई मतलब बेसिकली। और इंडिया को क्या फ़ायदा मिला, इंडिया को ड्यूटी फ्री एक्सेस प्रोवाइड हुआ ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में। दूसरी बात आप बात करोगे यूएस और इंडिया की, अगर हम बात करें तो इन्होंने भी बड़े अच्छी अच्छी बात करी है। इन्होंने कहा है कि जैसे आप सोचो कितनी अच्छी बात हुई है कि भाई यूएस को क्या कंसेशन मिल गया। यूएस कह रहा है कि भाई अब जो है हम भारत में चेरीज़ हो, हे हो और पोर्क हो। पोर्क होता है पिग, है ना, हे होता है, पता होना चाहिए आपको, पढ़ के बताओ। चेरीज़ हो वो हम इंडिया में वो लगा सकते हैं, मार्केट खुल गई। और इंडिया के लिए कौन सी मार्केट खुल गई, आम के लिए और पोमीग्रेनेट्स के लिए, है ना, ये मार्केट खुल चुकी है, ठीक है। सो इंडिया और यूएस का टारगेट क्या है, इंडिया और यूएस का टारगेट है 500-600 बिलियन डॉलर का वो ट्रेड अचीव कर लें, बायलैटरल ट्रेड 2030 तक। क्या ये अचीव हो पाएगा, देखना पड़ेगा, 2030 के बाद बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम दूसरा आर्टिकल हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। वो दूसरा आर्टिकल है लीनियर रिग्रेशन के ऊपर, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं जल्दी से। ठीक है, तो हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो इन्होंने ये कह रहे हैं, हुआ क्या है, क्या हुआ है, अभी हुआ है कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज हैं, इनके जो डायरेक्टर हैं के.एस. जेम्स, इनको गवर्नमेंट ने हटा दिया। और ये काम क्या है इस इंस्टीट्यूट का, आईआईपीएस का काम है कि वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस की रिपोर्ट को बनाए और वो हेल्थ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करे, ठीक है। तो ये कब बना था ये इंस्टीट्यूट, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये इंस्टीट्यूट बना था 1956 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है, फंडेड इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये चीज़। और दूसरा हम जानते हैं कि भाई आप जल्दी से बता दो, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस जो हैं कितने, पहला हुआ 1 2 3 4। तो पहला कब हुआ, पहला हुआ 1992-93 में। दूसरा कब हुआ, दूसरा हुआ 1998-99 में। और ये जो प्रोजेक्ट था किसने फंड किया था, यूएसएड ने, है ना, यूएसएड ने और यूनिसेफ ने मदद करी थी। और तीसरा कब हुआ, तीसरा हुआ 2005 में। और चौथा कब हुआ, चौथा हुआ 2014 और 15 में, ठीक है। और अभी लेटेस्ट हुआ है 2019-21 का। क्यों ऐसा क्यों हुआ है, गवर्नमेंट ने तो कहा है कि भाई प्राइमरी फेसी जेन्युइन रीज़न है हमें हटाने के, लेकिन दिक्कत ये आ रही है, जब हमने समझने की कोशिश करी तो ये पता चला कि गवर्नमेंट ने आजकल ऐसी नीयति अपना रखी है कि अगर कोई भी ऐसा डाटा जिससे गवर्नमेंट की छवि इमेज ख़राब हो रही है, इनकन्वीनियंट ट्रुथ्स निकल के आ रहे हैं, उसको गवर्नमेंट निकलने नहीं दे रही है। जैसे 2000 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 की अगर बात करोगे 2019-21, तो इन्होंने गवर्नमेंट के क्लेम जो है 2019 का जो क्लेम है कि सारे गांव जो है ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुके हैं, वो निकाल दिया, वो मना कर दिया। इन्होंने कहा कि 19% ऑफ द सर्वेड हाउस होल्ड जो है, इसमें कोई भी टॉयलेट फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं हो रही है, ये बड़ी बात इन्होंने कही है। तो अगर हम बात करते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की सर्वे की या फिर नेशनल एनुअल रूरल सर्वे की, नेशनल रूरल सैनिटेशन सर्वे 2019-20 की, तो वो और बहुत सारे सर्वेज हैं जिन्होंने कहा है कि भाई गांव जो हैं वो अभी भी ओडीएफ नहीं बने हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री नहीं बने हैं। एनएफएचएस जो है आपका, एनएफएचएस 5 जो सर्वे था, इन्होंने ये भी कहा है कि अनीमिया जो है बढ़ गया है और 57% जो हाउस होल्ड हैं अभी भी उनके पास एलपीजी या फिर नेचुरल गैस की एक्सेस नहीं है।
इसका मतलब क्वेश्चन रेज हो रहा है उज्ज्वला योजना के ऊपर, जिसमें एलपीजी हमें प्रोवाइड करनी थी। आगे एक और बात करोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अपना कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्विस जो थे 2017-18 का वो जंग कर दिया है, वो मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई डाटा क्वालिटी की कंसर्न्स हैं, इसलिए हम इसको नहीं मानेंगे। फिर एक और चीज़ हुई, एक और चीज़ क्या हुई, एक और ये हुआ कि भाई एनएसएसओ का पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, ये पता होने चाहिए किसका है, एनएसएसओ का है, जिस विच वॉज क्लियर्ड बाय, जिसको ऑलरेडी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन ने 2018 में क्लियर किया था, इसको आगे नहीं करने दिया, उन्होंने आगे शो ही नहीं होने दिया, क्योंकि इसमें निकल के आ रहा था कि किस तरह से शार्प इंक्रीज़ हो चुकी है अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, ये इसको तभी रिलीज़ करा गया जब 2019 में सरकार वापस आई चुन के, तब जाकर रिलीज़ करा गया, है ना। तो डाटा जब डिले किया गया, जब किस तरह से डिले किया गया, तो इसकी वजह से जो फोरमैन चेयरमैन था वहाँ का एनएससी का, और एक और मेंबर जो था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि भाई नीति आयोग जो है अपने स्टैटिस्टिकल इश्यूज़ में ये इंटरफेयर कर रहा है। तो ये देखा गया है कि जो नीति आयोग की जो इन्वॉल्वमेंट है, खासकर ये जीडीपी ग्रोथ के ऊपर, ऐसी चीज़ों में जहाँ पे एनएससी की रिपोर्ट कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ये थोड़ा सा अलग एक और इंडिकेशन है कि गवर्नमेंट किस तरह से कोशिश कर रही है कि ट्रेडिशनल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशंस को वो अंडरमाइन करे, उनको दबाए। ठीक है, तो अभी एक और जो है, बहुत सारे ओपिनियन आर्टिकल्स भी लिखे गए हैं मेंबर्स ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा प्राइम मिनिस्टर के लिए, कि वो कह रहे हैं कि भाई जो मेथडोलॉजी जो यूज़ करी गई हैं एनएफएचएस सिमिलर सर्विस के द्वारा, उसको आप डिस्क्रेडिट करो। तो दोनों तरफ की बातें हो रही हैं इस वक्त।